डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकसभा पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, मैंने राज्यसभा वाले पार्ट में बताया था कि संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79, वो संसद की संरचना के बारे में बताता है। यानी अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, संसद की संरचना, और राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति के पद की जो स्थापना है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। यानी सीधी बात है कि संसद का निर्माण दो सदनों, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर हुआ है। यानी संसद के अंग 3 हो गए और सदन 2 हो गए। तो आज हम लोकसभा की चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता है, भारत में अब तक 17 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और 17वीं लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में संपन्न हुए थे। ठीक है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। और अगर हम ये बात करें कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, तो मैं बता दूं, भारत में पहले आम चुनाव अक्टूबर 1949 से फरवरी 1952 के बीच हुई। यानी भारत में लोकसभा के जो चुनाव है, आम चुनाव है, वो अक्टूबर 1949 से फरवरी 1952 के बीच हुए। और पहली लोकसभा, अभी 17वीं है, पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। यानी पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ, तथा पहली लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई या हुई। यानी पहली लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को संपन्न हुई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें, जो पहली लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो मैं बता दूं, पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर, यानी पूरा नाम हो गया गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी पहली जो लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अगर आपने राष्ट्रपति वाला पार्ट देखा है तो वहां मैंने बताया भी है
कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको संसद में स्थान ग्रहण करने से पहले, यानी जिन्होंने संसद का चुनाव जीता है, तो उन्हें संसद में स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके बाद सदस्य अपना स्थान ग्रहण करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? प्रोटेम स्पीकर, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, इनको शपथ दिलाते हैं, इनको नियुक्त करते हैं, और ये प्रोटेम स्पीकर बाकी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो हमने यही कहा है कि पहली जो लोकसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, जीवी मावलंकर पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे और पहली लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर भी थे। स्पीकर भी जीवी मावलंकर थे। ठीक है, यानी पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर थे, पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर को ही बनाया गया था। और आपको यहां मैं बता दूं, जो हमारी संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, तो संविधान सभा भी के अपनी भूमिका दो प्रकार से निभा रही थी। एक तो संविधान सभा के रूप में और दूसरा संसद के रूप में। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती, यानी संविधान सभा की भूमिका निभाती, तब तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब संविधान सभा संसद का कार्य करती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। ठीक है, तो यहां देखो जीवी मावलंकर से जुड़े हुए कितने प्रश्न हो गए। पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर, पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, और जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता भी जीवी मावलंकर करते। तो भारत में पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर है, इसलिए इन्हें भारत में लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा का जनक कहा जाता है। और संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता भी जीवी मावलंकर करते, इसलिए इन्हें भारत में संसद का जनक भी कहा जाता है। यानी जीवी मावलंकर को संसद का जनक भी कहा जाता है और लोकसभा का जनक भी। संसद का जनक इसलिए कहा जाता है कि जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते, इसलिए जीवी मावलंकर को संसद का जनक कहा जाता है। और जो पहली लोकसभा है उसके अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर को बनाया गया, इसलिए इन्हें लोकसभा का जनक भी कहते हैं। और ये बात आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब देखते हैं हम आगे, 17वीं लोकसभा है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न तथ्य। अगर हम 17वीं लोकसभा की चर्चा करें तो 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर श्री वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र कुमार 7वीं बार सांसद चुने गए हैं और ये मध्य प्रदेश
कि टीकमगढ़ सीट से सांसद हैं। यानी 17वीं लोकसभा में श्री वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ये 7वीं बार सांसद चुने गए हैं और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट है वहां से सांसद हैं। और आपको पता है ये परंपरा है कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को बनाया जाता है। हालांकि संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाएगा ऐसा उल्लेख है। तो ये अनिवार्य नहीं है, वैसे वरिष्ठतम सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये 7वीं बार सांसद चुनकर आए हैं और इन्हें 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से सांसद हैं। और अगर हम 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर की बात करें तो वे हैं श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला कोटा बूंदी सीट से सांसद हैं तथा यहां एक महत्वपूर्ण बात कि ये राजस्थानी मूल के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। यानी वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष स्पीकर हैं वो श्री ओम बिरला हैं और ये कोटा बूंदी सीट से सांसद हैं और राजस्थानी मूल के ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, अब हम कुछ बातें और देखते हैं 17वीं लोकसभा से जुड़ी हुई। 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों से विजयी रहने वाले उम्मीदवार, यानी 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सर्वाधिक मतों से विजयी रहने वाले उम्मीदवार कौन हैं? तो वो हैं C.R. पाटिल। C.R. पाटिल 17वीं लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी रहे थे और ये गुजरात राज्य की नवसारी सीट से सर्वाधिक मतों से विजयी रहे, नवसारी सीट से सांसद हैं। और अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद तो वे हैं चंद्राणी मुर्मू। ये ओडिशा राज्य की क्योंझर सीट से हैं। ठीक है, और 17वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है? तो सबसे बुजुर्ग सांसद 17वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य लोकसभा में डॉक्टर रफीकुर रहमान बर्क। डॉक्टर रफीकुर रहमान बर्क 17वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, 86 वर्ष इनकी उम्र है। और अगर हम देखें 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है या महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है। यानी 78 महिला सांसद हैं 17वीं लोकसभा में, जो 14% है। यानी 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 78 है, जो अब तक की
सर्वाधिक महिला संख्या है। यानी अब तक जितनी भी लोकसभा का गठन हुआ है उनमें सबसे अधिक महिला सदस्यों की संख्या 17वीं लोकसभा में है और वो सदस्य संख्या है 78, जो प्रतिशत के हिसाब से 14% है। ये कुछ तथ्य थे जो 17वीं लोकसभा से जुड़े हुए थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या का उल्लेख है? तो हाँ, संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका उल्लेख है। तो संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, ये उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। यानी अनुच्छेद 81 में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट उल्लेखित है कि लोकसभा में 530 सदस्य भारत के राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 81 में स्पष्ट उल्लेख है कि लोकसभा में 530 सदस्य भारत के राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। और यहाँ आपको पता है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वे 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 आंग्ल भारतीय या 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगे कि राज्यसभा में लोकसभा में इन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन अभी आपको पता है कि जो आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण था, यानी ये जो मनोनीत किए जाते थे, यह 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया और इसे अभी बढ़ाया नहीं गया है। आप इसे भी ध्यान में रखना। लेकिन अभी तक जो स्थिति थी पूर्व की, उस पर हमने चर्चा की है। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को भी मनोनीत कर सकते थे। और ये जो चुनाव है लोकसभा सदस्यों का, ये वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनेगी। यानी प्रत्यक्ष मतदान का उल्लेख भी अनुच्छेद 81 में है। तो इस प्रकार जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो क्या बनी, तो हम देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की अगर हम बात करें, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 530 सदस्य तो हो गए राज्यों से, 530 राज्यों से। अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। हालांकि अभी इसको बढ़ाया नहीं है 2 आंग्ल भारतीयों को, लेकिन हम पूर्व की स्थिति देख रहे हैं। 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय। तो इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
552 हो गई। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से 552। अगर हम लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या देखें, वे निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? अगर निर्वाचित सदस्य संख्या हम देखें तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या होगी राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 13, तो कितनी होगी? 545, यानी 43। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 543। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 और निर्वाचित सदस्य संख्या होगी 543, जिनमें राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 13। ठीक, अगर हम बात ये करें कि सर्वाधिक सदस्य संख्या किस राज्य से है, तो सर्वाधिक सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से है, 80 सीट। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं, यानी 25 सदस्य संख्या राजस्थान की है लोकसभा में। और इन जो सीटों का निर्धारण है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। 1971 की जनगणना में जो आंकड़े थे उनके आधार पर इन सीटों का निर्धारण किया गया है और 2026 तक इन सीटों की जो स्थिति है यथावत रहेगी। ठीक है, मैंने राष्ट्रपति वाले चुनाव में भी इस चीज को अच्छे से बताया है। अब चलते हैं हम आगे। अगर हम बात करें लोकसभा के कार्यकाल की, कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और ये बात कहता है आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन आपको पता है लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन का मतलब है वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये संसद का अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो लोकसभा और मंत्रिपरिषद यानी वास्तविक कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, और लोकसभा के अगर अन्य नाम देखें तो लोकसभा एक तो संसद का अस्थायी सदन हो गया, लोकसभा को संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और लोकसभा को भावनाओं का सदन भी कहते हैं। लोकसभा को संसद का अस्थायी सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, भावनाओं का सदन, प्रथम सदन, संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है अनुच्छेद 83 के अनुसार, लेकिन इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, इसीलिए यह एक अस्थायी सदन भी है। आप ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है,
अब हम देखेंगे लोकसभा के विशेष अधिकार या उसकी विशेष शक्तियां। लोकसभा के विशेष अधिकार, अगर हम लोकसभा के विशेष अधिकार को देखें तो एक विशेष अधिकार तो लोकसभा को ये है, अनुच्छेद 109 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यानी लोकसभा को एक तो ये विशेष अधिकार है कि मनी बिल, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और यहां मैं आपको बता दूं कि मनी बिल जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में बिल के पहुंचने से 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा उसे पारित कर देती है या नहीं करती है तो 14 दिन के बाद धन विधेयक दोनों सदनों से पारित किया हुआ समझा जाता है। यानी धन विधेयक को पारित करने की शक्ति सिर्फ लोकसभा को है, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम इसमें देखें अनुच्छेद 110 के अनुसार तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यानी कोई बिल, मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसे भी आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं लोकसभा का अन्य विशेष अधिकार। अनुच्छेद 118 खंड 4 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यानी लोकसभा को एक विशेष अधिकार ये है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आपको पता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ये उल्लेख अनुच्छेद 118 खंड 4 में है। और लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ये लोकसभा का विशेष अधिकार है। ठीक है, अगर हम देखें इसका अगला अधिकार, विशेष अधिकार लोकसभा का, तो अनुच्छेद 75 खंड 3 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है।
ये भी लोकसभा का विशेष अधिकार है। यानी अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है और ये लोकसभा का विशेष अधिकार है। आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और हमारे देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद है और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही हैं, ठीक है। ये वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। और आपको पता है वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य लोकसभा में बहुमत प्राप्त होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और हमारे देश में ये परंपरा है संसदीय व्यवस्था होने के नाते कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत होता है या लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी सीधी सी बात है, जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास लोकसभा में कायम है तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। यानी लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ, कार्यपालिका के खिलाफ वास्तविक अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, इन्हें हटा सकती है। यानी जब इनका बहुमत यहां नहीं रहेगा तो इनको हटना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, ठीक है। और यही बात हम कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी मंत्रिपरिषद अपने कार्यों और अपनी नीतियों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। यानी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है या विश्वास प्रस्ताव है उसे भी लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। ये भी लोकसभा का एक विशेष अधिकार है। अगर हम आगे देखें इसका विशेष अधिकार, लोकसभा का विशेष सत्र। देखिए, संसद का विशेष सत्र अलग है, हम यहां लोकसभा के विशेष सत्र की बात कर रहे हैं। और लोकसभा का विशेष सत्र ये भी लोकसभा का एक विशेष अधिकार है। यानी इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आपात जारी ना रखने की बात कही गई है, तो नोटिस देने के 14 दिन के अंदर सत्र बुलाया जाएगा। यानी लोकसभा का विशेष सत्र, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आपात को जारी ना रखने की बात कही गई है, तो नोटिस देने के 14 दिन के अंदर ऐसे सत्र को बुलाया जाएगा
ठीक है, उम्मीद है आज हमने लोकसभा के बारे में जो चर्चा की वो आपको समझ में आई होगी। हमारा अगला पार्ट जल्दी हम लेकर आएंगे। आप अपना स्नेह और अपना प्यार हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।